Assalamualaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we are going to discuss investigation which falls under CRPC का section 156. अब investigation होती क्या है? आप कहेंगे सिर्फ एक investigation chapter section क्यों पढ़ रहे हैं हम एक provision. This is a very important section. So let's just get into the details. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इसका introduction थोड़ा सा दे दूं कि ये होता क्या है और कहाँ से start होता है. जब भी आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ कब इनिशिएट होता है, इंस्टिगेट कब होता है या वो स्टार्ट कब होता है, ठीक है, वो कब स्टार्ट होता है, वो तब स्टार्ट होता है जब कोई जुर्म होता है. अच्छा, जुर्म होता है, जुर्म मीन्स ऑफेंस. अब अगर एक ऑफेंस हुआ तो क्या होगा, होता ये है कि ऑफेंस के बाद आप सबसे पहले जाते हो, भागते हो, आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ भी हुआ है, तो वो एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवा देते हैं. जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, अच्छा अब ये बात मैंने एक पहले अपने लेक्चर में कवर किया, एफआईआर कब रजिस्टर होती है. एफआईआर रजिस्टर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में. कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? दोज ऑफेंसेस विच आर सीरियस ऑफेंस. सो फॉर एग्जांपल थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, रेप वगैरह इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन आल्सो कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस. सबसे पहले आपका हो गया ऑफेंस. ऑफेंस कमिट हुआ, हम गए भागते भागते एफआईआर रजिस्टर कराने, तो पुलिस ने सबसे पहले देखा कि अगर कि ये ऑफेंस इस तरह का था, सीरियस ऑफेंस, तो वो नहीं एफआईआर रजिस्टर करेगी. इफ इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन पुलिस इज गोइंग टू रजिस्टर एन एफआईआर अंडर दैट ऑफेंस. ठीक है, हम पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर अंडर दैट ऑफेंस. अच्छा, अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? ऑफेंस तो हो गया, एफआईआर भी हो गई. एफआईआर के बाद पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू इमीडिएटली कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट ऑफेंस. सो जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, आपका दूसरा स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी. जब आप एफआईआर का फॉर्म देखते हैं तो आखिर में एफआईआर सारा कुछ आप उसकी जो डिटेल्स हो गई हैं, कंटेंट्स हो गए, नेम ऑफ इन्फॉर्मेंट साइन हुए, वो नीचे सबसे एंड में आप हमेशा देखते हैं कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो करती है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बेसिकली अपॉइंट करती है. सो वो अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम उस फॉर्म में एफआईआर के सबसे नीचे आ जाता है. इसमें होता है कि अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है पुलिस ने, ये सारा कुछ हो रहा है मैजिस्ट्रेट की इख्तियार के बगैर. मैजिस्ट्रेट की इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है. इन्वेस्टिगेशन हो गई. अब इन्वेस्टिगेशन आपकी आ जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 156 के अंडर. उसके बाद क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो पुलिस एक चालान, अपना पूरा जो है चालान भी एक अलग चैप्टर है, हम बाद में कवर करेंगे, चालान सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173. चालान आपका आ जाता है, सबमिट हो जाता है आपके ट्रायल कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को. उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है और फिर आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, उसके बाद आपने गिल्टी है, नॉन गिल्टी है, सो वो इक्विटल होता है, कन्विक्शन होता है, सो वहां उस पर बाद में आएंगे. ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जब कोई क्राइम होता है. हाउएवर, एक ऑफेंस हुआ और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था. ठीक है, वो ऑफेंस था वेट्स एंड मेजर्स का, डेफेमेशन वगैरह का, मतलब नॉट वेरी सीरियस ऑफेंस. उसमें क्या होगा, उसमें होगा ओनली सो कंप्लेंट करेंगे आप मैजिस्ट्रेट को. ठीक है, पुलिस को आप लिखवा तो देते हैं, पुलिस लिख लेती है वो कंप्लेंट, लेकिन एक्चुअल आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट करें और फिर पुलिस जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट फाइल कर सकती है, मतलब कोई एफआईआर वगैरह नहीं दर्ज कर सकती. पुलिस इज विल ओनली फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट दैट ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. एंड देन मैजिस्ट्रेट, अब ये सारा कुछ मैजिस्ट्रेट के पास जिस कंप्लेन जाती है तो फिर मैजिस्ट्रेट विल कॉल फॉर एन इंक्वायरी. सो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंस्टिगेट कब होता है, स्टार्ट कब होता है. एक ऑफेंस होता है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस देखती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करेगी, नहीं है तो फिर वो रिपोर्ट लिखती है पुलिस और फिर वो कंप्लेंट फॉर्म में जाती है आपके मैजिस्ट्रेट के पास. अब पर्पस सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है. इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, ऑफेंस हुआ, कॉग्निजेबल हुआ, सीरियस ऑफेंस हुआ, पुलिस ने क्या किया कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर.
अच्छा, इन्वेस्टिगेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू अंडर द लॉ क्रिमिनल CRPC आपका जो है उस पर पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल। आपका एक FIR का फॉर्म होता है, उसमें नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी नाम लिखा होता है, हमेशा आप देखें तो वो अपॉइंट हो जाता है उसी वक्त। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसमें पुलिस कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, इट विल ओनली कलेक्ट द एविडेंस। सो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर 156 is collection of evidence. Police cannot give any opinion on this investigation. Police cannot give any opinion on this investigation. Police investigation does not have any evidentiary value. इसकी कोई evidentiary value ट्रायल में नहीं होती है। जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जो चीजें होती हैं या बातें होती हैं या सारा, इसकी कोई evidentiary value नहीं होती। मैजिस्ट्रेट कैन नॉट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ। मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस को वो देता है, ऑर्डर्स देता है कि वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 161। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक स्टेटमेंट होती है सेक्शन 161 की, पुलिस को रिकॉर्ड करता है। और पुलिस कैन गो ऑन द सीन एंड कलेक्ट रिकवर ऑफेंसिव वेपन। पुलिस के पास ये भी इख्तियार है कि पुलिस सीन पर जाए और रिकवर और जो है वो ऑफेंसिव वेपन वगैरह वो सारे रिकवर करे। सो इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हो रहा है, सारा कुछ सीरियस ऑफेंसेस में हो रहा है। और सीरियस ऑफेंसेस मैंने आपको भी बता दी क्या है। इसके अंदर एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हुए हैं, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हुए, पाकिस्तान पिनल कोड में एक पूरा चैप्टर है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, मॉडेस्टी हो गई, मॉडेस्टी के ऊपर हो गया, उसकी अननेचुरल लस्ट पे हो गया, रेप हो गया, इस तरह की जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है उसमें हमेशा पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए उसका औरत का केयर टेकर या उसका हस्बैंड जाता है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। और जब वो केयर टेकर या हस्बैंड जाता है तो रजिस्टर होती है FIR और उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, जो कि अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। एक तो सेक्शन 156A 156A एक अमेंडमेंट है जिसमें कोई ऑफेंस जो कि सेक्शन 295C पाकिस्तान पिनल कोड का, जो कि डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑफ अगेंस्ट होली प्रॉफिट, उनके लिए अगर कोई इस तरह की बात है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन आपके करते हैं SP। सो सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन SP ही कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 156B एक अमेंडमेंट है जिसमें ऑफेंस ऑफ जिना, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ वुमेन हु इज अक्यूज्ड बाय जिना। सो हुदूद में अगर जिना के लिए वो अक्यूज हुई है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी SP करेगा, नोबडी बिलो SP रैंक। फिर आपकी 156C एक अमेंडमेंट है इन्वेस्टिगेशन की जिसमें इट इज अ सिंध अमेंडमेंट, इट इज मैंडेटरी दैट DNA टेस्टिंग इन रेप केसेस शुड बी गिवन, वो भी सिंध लेबोरेटरी में। सो ये सिर्फ सिंध अमेंडमेंट है कि सिंध अमेंडमेंट है, दैट इज वाई इट्स ओनली इन सिंध लेबोरेटरी। सो ये भी है क्या है कि मैंडेटरी DNA टेस्टिंग आपने देना है अंडर सेक्शन 156C। फिर आपका 156D आ जाता है, वो ये कहता है कि पुलिस नीड्स टू प्रिजर्व द सैंपल ऑफ द DNA। सो ये पुलिस के पास ड्यूटी है, बाउंड है कि वो उन्होंने सैंपल अपना रिजर्व करना है। सो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये भी आप देख लेंगे क्या है, इसको बेशक नोट डाउन कर लें। उसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो पुलिस कैन ऑलवेज टेक रिमांड, पुलिस कस्टडी में वो रिमांड ले सकते हैं कि वो पर्सन नीड्स टू बी प्रेजेंट। उसके बाद आपकी है कि ड्यूटी ऑफ पुलिस क्या है। अच्छा, अब ड्यूटी ऑफ पुलिस ये है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस। ऑब्जेक्ट था आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था टू कलेक्ट एविडेंस। नाउ इसी तरह ड्यूटी जो इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 में ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज टू ब्रिंग द ट्रूथ ऑन रिकॉर्ड। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। इसमें पुलिस के पास कोई वो राइट नहीं है उस तरीके का कि वो अपना ओपिनियन मैटर वगैरह कुछ दे। और रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें होती हैं वो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू ट्रायल में नहीं होती। एक और चीज, री इन्वेस्टिगेशन, ये केस लॉ है 2006 SCMR 373, जो कि ये केस लॉ कहता है कि री इन्वेस्टिगेशन
जनरली अब ये री इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है 2006 SCMR 373 केस लॉ है, जिसमें बात हुई थी कि री इन्वेस्टिगेशन जनरली तो अलाउड नहीं होती है, लेकिन इस अंडर केस लॉ में इफ देयर इज अ इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी, सो अगर इरेगुलरिटी है और इलीगैलिटी है तो उस सिनेरियोज में री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। री इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक और चीज होती है जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है अगर कोई नई चीज आ गई ड्यूरिंग ट्रायल भी, ठीक है, न्यू एविडेंस, न्यू मटेरियल, न्यू कुछ कलेक्शन ऑफ एविडेंस वगैरह आ जाता है, तो फिर आफ्टर और इवन आफ्टर अ पर्सन इज कन्विक्टेड, सो इवन आफ्टर पर्सन इज कन्विक्टेड देयर इज नो एंड टू इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेट देयर कैन बी अ री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पर्जरी वगैरह की है तो फिर इवन आफ्टर कन्विक्शन यू कैन डू फर्दर एग्जामिनेशन एंड न्यू मटेरियल कम इन, सो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब हो सकती है। एक और चीज है ट्रांसफर ऑफ एविडेंस, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तब हो सकता है जब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो, इट इज प्रूफ दैट पुलिस डिड इंक्वायरी वाज नॉट प्रॉपर, देन ट्रायल कोर्ट कैन ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन आईओ टू अनदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब होती है? जबकि ऐसा हुआ हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना की, ऐसा लगा हो कि देयर हैज बीन अ डोमिनेटिंग पोजीशन हैज बीन यूज्ड ऑफ द पुलिस, तो उस सिनेरियो में आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है और एक जो आईओ है उसकी जगह एक दूसरा आईओ